का उस सब का हास्य और व्यंग्य के माध्यम से बहुत मजाक उड़ाया गया है। भारतेंदु की जो है नाट्य धर्मिता है, उनकी रंग चेतना और लोक धर्मिता से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। 16 वर्ष की अवस्था में अपनी साहित्य साधना का आरंभ करने वाले भारतेंदु ने हिंदी में जो है हिंदी नाटक का जो है मुख्यतः शिलान्यास भी किया है और एक बहुत अच्छा प्रहसन भी लिखा है। उनके जो नाटक है, आपने स्लाइड पे देखा कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें जो नाटक कांड हैं धर्म में व्याप्त दुर्दशा का उन्होंने चित्रण किया है। विशेष विषमौषधम में वो जो है देशी जो अपने जो राजा थे उनको भी चेतावनी देते हैं। प्रेम जोगिनी उनका जो है यथार्थवादी नाटक है, उसमें काशी की स्थितियाँ हैं तत्कालीन। चंद्रावली भी नायिका प्रधान प्रेम और विरह की भावना से परिपूर्ण नाटक है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने भारतीयों की जो स्थिति है उनका करुण चित्र हमारे सामने रखा है। भारत जननी में भी ये स्थिति में देखने को मिलती है। नील देवी की चर्चा हम कर चुके हैं, अंधे नगरी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और सती प्रताप जो है उसमें भी जो है पौराणिक आख्यान पर आधारित है, उसमें जो दाम्पत्य जीवन का चित्रण और भारतीय नारी के आदर्श को हमारे सामने रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारतेंदु है उनके जो नाटक है उसमें मुख्यतः कला, विचार, सौंदर्य और उपदेश, भाव और भाषा, इन सबका सुंदर समन्वय उनके नाटकों में मिलता है। उनकी शैली सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण है। तो भारतेंदु जो है ऐसे नाटककार है जो नाट्य कला, रंगमंच, नाट्य भाषा, नाट्य समीक्षा के प्रति सजग सक्रिय साहित्यकार थे और अभिनेता रंगकर्मी होने के कारण रंगमंच के प्रति निष्ठावान थे। नाटक और रंगमंच की दृष्टि से वह एक ऐतिहासिक संदर्भ पुरुष माने जा सकते हैं और उन्होंने जो है नाट्य कला, नाट्य शास्त्र और नाट्य समीक्षा के विषय में गंभीरता और मौलिकता के साथ सोचा और अपने चिंतन को नाटक निबंध द्वारा, अपने नाट्य प्रयोग द्वारा प्रयुक्त किया। कुछ रचनाएं जो है समय के साथ कभी भी पुरानी नहीं पड़ती है, लेकिन बदलते परिवेश और परिप्रेक्ष्य में जो है अपना एक नया ही अर्थ जो है वो व्यंजित करती है। अगर देखा जाए तो अंधे नगरी जो नाटक है, चाहे वो ब्रिटिश शासन की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वतंत्र भारत का बदलती हुई शासन व्यवस्था की परंपरा हो, या किसी भी कोने का इतिहास हो, वो किसी भी स्थान और किसी भी स्थल से जुड़ता है और अपना असर वो छोड़ देता है। 1881 में किसी जमींदार को लक्षित करके लिखा गया ये नाटक जो है तत्कालीन समय की स्थितियों को हमारे सामने रखता है। ये भारतेंदु का प्रसिद्ध प्रहसन है। भारतेंदु हिंदी नाटक के आद्य पिता है और उन्होंने मुख्यतः प्रहसन की परंपरा को शुरू किया है। तो जागृतिबेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ये जो प्रहसन है वो जो एक नाटक का ही एक प्रकार है, उसके कथ्य के बारे में आपका क्या मानना है? अब मैं उसका जो कथ्य है आपके सामने व्यक्त करती हूँ कि अंधेर नगरी समसामयिक नाटक है और उसका जो जीवंत उदाहरण उसके जो राजा का, उसके ब्रिटिश सरकार का जो समय था, तो उस समय अंधेर नगरी हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो यहाँ भारतेंदु जी की कुछ रचनाएं जो है वह इस प्रकार की प्रासंगिक है कि जो हमारे आज के समय में भी उसका पूर्ण रूप धारण करके व्यक्त होती है और वह कभी भी यानी कि वह अमर हो जाती, कभी भी मरती नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं कि आज का समय जो हमारा है वह सामाजिक संदर्भ का जीवंत उदाहरण है। तो यहाँ हमारे सामने यह बताया है कि बदलते परिवेश और बदलती परिस्थितियों में उनके नए नए अर्थ उद्घाटित होते हैं। तो आज भी अंधेर नगरी का कथासार हमारे सामने नए नए मूल्यों को लेकर आज भी जीवंत रहा है और आज उस नाटक में हम 6 अंकों का यह जो नाटक है उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। अब अंधेर नगरी 6 अंकों का जो नाटक है, इसमें सबसे पहला अंक जो है इसमें नगर के बाहर का जो चित्र है। तो यहाँ एक महंत जी जो है वह अपने 2 शिष्यों को लेकर वह उस नगर में प्रवेश करने से पहले बाहर से ही उस नगर की शोभा देकर अपने शिष्यों को बताते हैं कि क्या इस नगर में हम कोई भी आप दोनों जो जाए और वहाँ कोई भिक्षा उच्छा आपको मिले तो ले आइए। तो इस प्रकार उसके 2 शिष्य जो है, एक नारायण दास और एक गोवर्धन दास, तो इसमें से गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर भेजते हैं, नारायण दास को पूर्व की ओर, और वह
दोनों शिष्य भिक्षा के लिए वहाँ जाते हैं और यहाँ पर पहला अंक समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरे अंक में पूरे बाजार का चित्र है। तो उस अंक में भी यहाँ पर भारतेंदु जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो राजा है उस अंधेर नगरी का, चौपट राजा है, उसके राज में सब चीज़ टके शेर मिलती है। तो यहाँ गोवर्धन दास जो है वह भिक्षा के लिए यानी कि सब जगह पहले बाजार में प्रवेश करके एक एक का मोल पूछता है। तो नारंगी वाली जो बोलती है, फिर जो वह बोलता है दूसरा मेवा मिठाई वाला, तो यहाँ पर भाजी वाली भी जो कहते हैं। तो गोवर्धन दास को ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि क्या इस नगरी में तो सब चीज़ें टके शेर बिकती है, तो यहाँ चाहे भाजी हो या खाजा, दोनों चीज़ों में कोई अलग कोई मूल नहीं है। तो यहाँ पर इस नगरी में प्रवेश करके उसको तो बहुत अच्छा लगा और उसके पास पहले से ही बताया गया है नाटककार ने कि उनके पास भिक्षा में यानी कि पहले से ही पैसे थे और उसने उसमें से मिठाई खरीदना चाहा, क्योंकि यहाँ पर मिठाई का मोल भी वही था, इसलिए उसने अपनी मिठाई उसने इस प्रकार की खरीदी। और जात वाला जो ब्राह्मण है वह भी बोलता है कि जात लीजिए, यहाँ के टके के वास्ते वह जात को भी बेचता है। तो इस प्रकार का जो पूरा बाजार का माहौल जो है उसमें अलग अलग जो पात्र आए हैं उसका कोई यानी कि इस प्रकार का कोई महत्व नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों को बिठाकर भारतेंदु जी ने हमारे इस नाटक में सामाजिकता का पूरा दृश्य खड़ा कर दिया है कि समाज में क्या चले। तो इस अंधेर नगरी का पूरा वातावरण इस बाजार के रूप में हमारे सामने धबकता के। अब तीसरे अंक में यानी कि वह भिक्षा लेकर दोनों आते हैं, यानी कि नारायण दास जो है वह आते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं लेता। गोवर्धन दास को कहता है कि बच्चा क्या मिला भिक्षा में, तो उसने कहा कि अरे महंत जी, तीसरे अंक में वह कहता है कि यहाँ पर तो सब कुछ टके से बिकता है, तो मैं तो यहाँ से वह जो टके के रूप में भाजी का मोल और खाजे का मोल जो हो, तो गुरुजी को वह कहता है कि भिक्षा में तो इस प्रकार की जो मिठाई में लेकर आया, बहुत बड़ी भारी तुम्हारी झोली है, ऐसा पहले कहने से गुरुजी को वह कहता है कि यह तो मैंने मोल ली है। तो यहाँ पैसे के रूप में जो उसको मिठाई प्राप्त हुई 3.5 शेर, तो यहाँ पर इस प्रकार की मिठाई से वह खुश हो जाता है और गुरुजी को कहता है कि ऐसी नगरी कहाँ नहीं देखी जहाँ 1 पैसे में हमारा पेट भर जाता है। तो उस समय तत्कालीन समय में जो चल रहा था उसी के अनुसार भारतेंदु जी ने इस दूसरे अंक में पूरी बात बताई। और तीसरे अंक में जो प्रवेश करने के बाद गुरुजी कहते हैं कि इस नगरी में चाहे खाजे का जो मोल टका शेर हो और भाजी का भी मोल टका शेर, तो ऐसी नगरी में मुझे नहीं रहना है। और इस प्रकार वह महन जी खड़े हो जाते हैं और वह अपने शिष्य को कहता है कि चलो भाई, इस नगरी में हमें नहीं रहना है, कि जहाँ सत सत सब एक है। तो इस प्रकार का वह दोहा बोल के वहाँ से वह निकलने का प्रयास करते हैं। तो गोवर्धन दास कहता है कि नहीं, मैं तो इसको छोड़कर, इस स्थान को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ पर ही रहना है। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो बाद में पछताओगे, इस प्रकार की नगरी में जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ किसी का मूल्य एक समान है सबका मूल, तो ऐसी नगरी में नहीं रहना है हमें, कभी कभी पछताना पड़ेगा, पश्चाताप होगा। तो भी वह गोवर्धन दास वहाँ पर रुकने की इच्छा धराता है। गुरुजी उसको कहता है कि अगर संकट समय आएगा तो मुझको मेरा स्मरण करना, ऐसा कह के वह अपने शिष्य नारायण दास के साथ निकल जाता है। और फिर तीसरा अंक समाप्त होने के बाद चौथे अंक की शुरुआत होती। तो चौथे अंक में तो यहाँ पर जो राजा है, किस प्रकार का राजा है, वह गद्दी पर बैठा है, लेकिन उसका शराब धूर्तता में चूर वह इस प्रकार बैठा है कि उसको किसी बात का ध्यान ही नहीं। नौकरशाही, उसके राज में जो मंत्री है, नौकर है, वह उसी का है, यहाँ पर पूरा राज हो ऐसा लगता है। और वह तो बैठे बैठे उसके सामने जो पान पेश किया जाता है तो उसको लगता है कि कहाँ आई सुरपंखा, ऐसा करके वह एकदम वहाँ से अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बात है, तो वहाँ पर मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, सुपनखा नहीं है यहाँ, तो वो पान आपको तंबू ही, तो कह के मुझे डरा दिया,
पान देने वाले ने तो उसको 100 कोड़े की सज़ा हो। तो वो कहते हैं कि उसका तो कोई दोष नहीं है, वो तो तंबोई ने पान बनाया, तो उस तंबोई को 200 कोड़े की सज़ा हो। तो इस प्रकार की जो बात वहाँ पर होती है, तो उसके बाद तीसरा अंक जो है हमारे सामने समाप्त होता है और चौथा अंक समाप्त होता है। और पाँचवें अंक के अंदर तब तक तो गोवर्धन दास हमें दिखाई नहीं देता, और पाँचवें अंक में गोवर्धन दास जब चौथे अंक में जब गोवर्धन दास के सामने इस प्रकार की बातें करते हैं, तब चौथे अंक में ही वह एक कल्लू आता है और बनिया कहता है कि मेरी वो भीत गिरने से मेरी बकरी वहाँ पर दब गई है, अब न्याय कीजिए, मेरा न्याय हो। तो इस प्रकार की बात से वह एक के बाद एक जो चौपट राजा है उसके सामने कहता है। तो चूना वाला कहता कि इस प्रकार चूना ढीला हो गया, इसलिए दीवार अच्छी नहीं बनी। तो कि क्यों ऐसा हुआ, तो कि वहाँ कोटवाल साहब की सवारी निकले, तो कोटवाल साहब को पेश किया जाए। तो कोटवाल साहब कहता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं जानता महाराज, मैं क्यों फांसी पर चढ़ूँ। तो कि इस समय आपकी सवारी क्यों निकली। तो यहाँ पर एक के बाद एक को जो दोषी ठहराया जाता है और जो निर्दोष लोग जो है वही यहाँ पर दोष के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार के इस नगरी में यहाँ जो बात होती है वह उसका जो चौथा अंक समाप्त होता है। और पाँचवें अंक में तुरंत ही जो गोवर्धन दास है वह मिठाई खा रहा है अरण्य में, यानी कि नगरी के बाहर हो गया है। तो वह इस प्रकार बहुत बड़ा मोटा हो गया है। तो बात ऐसी है कि वहाँ पर आते हैं सैनिक और सिपाही लोग कहते हैं कि चलो तुमको फांसी चढ़ना है। तो वो कहता है कि मेरा कोई दोष है, तो कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कोटवाल साहब को फांसी हुई थी, लेकिन वह जो है कोटवाल साहब वह पत्र दुबले निकले और फांसी का फंदा बड़ा है, इसलिए राजा का फरमान है कि जो फंदे में आ सके इस प्रकार के कोई मोटे आदमी को न्याय को तो होना चाहिए। तो न्याय के लिए वह इस प्रकार के मोटे आदमी की खोज थी। और आपने बहुत मिठाई खा ली है, अब चलो आपका काम पूरा हो गया है, अब फांसी पर चढ़ना है। तो इस प्रकार की बात हमारे सामने पाँचवें अंक में आती है। और वहाँ पर वह अपने गुरुजी को याद करता है और बहुत रोता है, कहता है कि गुरुजी मैंने आपका कहा नहीं माना, और उसको पश्चाताप होता है कि मैं आपकी बात मानकर आपके साथ नहीं चला और यहाँ रुका, इसका ही परिणाम अब मैं भोग रहा हूँ, अब गुरुजी मेरी सहाय कीजिए। तो ऐसे समय में पाँचवा अंक पूरा होता है और छठे अंक की शुरुआत में ही तुरंत ही वह गुरु का आगमन होता है। और गुरु के आगमन के साथ तुरंत ही हमारे सामने फांसी के लिए जो चढ़ने के लिए गुरु कहता है कि मैं सिपाहियों को कहता है कि अपने शिष्य को थोड़ी सी मैं बता दूँ बात, और वह तुरंत ही शिष्य जो कहता है कि हाँ आप जो है दोनों को बातचीत करने दीजिए। और गुरु शिष्य में बात होती है और तुरंत ही दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा। वो कहता है कि मैं, अंत में राजा फांसी के लिए तैयार हो जाता है। और समापन में अंत में जो चौपट राजा है उसका किस प्रकार का नाश होता है यह बताया गया है। और उसको फांसी मिल जाती है कि फांसी चढ़ने से जो वैकुंठ मिलता है, तो राजा कहता है कि मेरी ही फांसी है तो मैं ही वैकुंठ जाऊँगा। इस प्रकार वह चढ़ जाए। बहुत बहुत आभार जागृति बहन, आपने बहुत अंधेर नगरी के कथ्य को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नाटक में वैसे कथ्य के साथ साथ चरित्र का भी अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रहसन के जो चरित्र होते हैं वो विलक्षण होते हैं और अपना जो है एक प्रभाव भी प्रेक्षक या पाठक पर डालते हैं। अंधेर नगरी नाटक के अंतर्गत जो है महंत गोवर्धन दास और राजा का चरित्र केंद्र में है। महंत जो है उस समय के आदर्शवादी धार्मिक साधुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्लोभी निर्मोही और राम भक्त है, जो अपने शिष्य को लोभ न करने का भी जो है उपदेश देता है, लेकिन जो उनका शिष्य वो मानता नहीं। परिणाम स्वरूप जो है उसे फांसी तक की सज़ा उसे सुनाई जाए, ऐसी स्थितियों में वो पड़ जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि महंत जी जो है उनकी जो युक्ति है कि इस समय ऐसी साहित्य जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा, उसके अनुसार वो मतलब उसका जो बचाव होता है और वो चौपट राजा फांसी पर चढ़ जाता है। गोवर्धन दास का जो चरित्र है उस समय के आत्मकेंद्री साधुओं का प्रतिनिधित्व करता है। वो लोभी भी है और पेटी मतलब वो उसे खाने पीने का भी बहुत शौक है, उसका
परिणाम भी वो भुगतता है। वहाँ पर वो अंधेर नगरी में रह जाता है और अंधेर नगरी की चकाचौंध उसे बहुत प्रभावित करती है और अंत में हम उसकी दुर्गति को भी देखते हैं कि किस प्रकार जब उसे सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं तब वो अपने गुरुजी को याद करता है। गुरुजी अंत समय उपस्थित होते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। राजा जो है उस समय के जो है देशी राजाओं और अंग्रेजों का भी प्रतीक है, जो धूर्त है, नशेबाज है और व्यभिचारी भी है, जो उसे ये भी नहीं घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ये उसकी प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है। अपने दोष को वो दूसरों पर डाल देता है। इतना ही नहीं, जो है कायर भी है, शूर्पणखा के नाम से वो डर जाता है और न्याय के लिए जो मुकदमा जो चलता है, जो है इसकी वो बकरी मर गई है उसके लिए वो एक के बाद एक कसाई है, भिश्ती है, सबको अपने सामने हाजिर करवाता है और अंत में उसकी जो अन्यायपूर्ण जो उसका न्याय जो है कि न कोतवाल का कोई दोष है, फिर भी उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसे लाया जाता है। तो यहाँ पर जो नाटककार जो है चौपट राजा जैसे शासक को वो चाहते हैं कि जल्दी से उसका नाश हो और भारतीय जनता ऐसे शासकों से मुक्त हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रहसन है उसके संवाद भी जो है बहुत सार्थक और सटीक है। गोवर्धन दास और बनिए का संवाद संक्षिप्त है फिर भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश काल वातावरण के अंतर्गत भारतेंदु ने जो है गोवर्धन दास का जो गीत है अंधेर नगरी, वो अंधाधुंध मचो सब देशा मानहु राजा रहत विदेश, उसके अंतर्गत पूरे समाज को अपने अंतर्गत जो है उस समय की स्थितियों के ले आते हैं। जैसे कि राजा कहीं दूर विदेश में रहता है और यहाँ पर जो प्रजा है वो बहुत दुखी है। उद्देश्य मतलब उसमें यहाँ पर जो चने वाले और पाचक वाले का जो भी कथन है कि चना हाकिम सब जो खाए सारा देश, चना हाकिम सब जो खाए सब पर दूना टिकस लगाया। पाचक चूरन वाले का जो कथन है कि चूरन जो है साहब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते। यहाँ पर अंग्रेजों की कूटनीति का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगर रंगमंचीयता और अभिनेता की बात करें तो नाटक प्रस्तुति की कला है और इस दृष्टि से जो है अंधेर नगरी जो है प्रसिद्ध और सफल नाटक है, क्योंकि बहुत सारे जो दिग्दर्शक है उन्होंने, जैसे कि सत्यव्रत सिन्हा है, ब कारांत है, उन्होंने जो है या फिर मुद्रा राक्षस, उन्हें अलग अलग समय पर इसे मंचित भी किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद अच्छे नाटककार, अभिनेता और दिग्दर्शक थे, इसीलिए उन्होंने इस सबका ध्यान रखा है। भारतेंदु युगीन नाटक, भारतेंदु का जो नाटक है प्रहसन, अगर हम उसे मंच पे खेले तो उसके दृश्य विधान के लिए बहुत जो है तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है, क्योंकि उसमें पहला अरण्य का, दूसरा बाजार का, तीसरा अरण्य का, चौथा राजसभा का, पांचवा जो अरण्य का, छठा स्मशान का दृश्य है। सिर्फ जो हम देखें तो अंतिम जो दृश्य मतलब जो चौथा दृश्य उसके सिंहासन के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। नाटककार ने यहाँ पर कोई भी जो है रंग निर्देश नहीं दिए हैं। जो है दिग्दर्शक अपनी कल्पना के अनुसार अपने ढंग से दृश्य विधान कर सकता है। नाटक के पात्र जो है काफ़ी मात्रा में अगर दिग्दर्शक चाहे तो बाजार के दृश्य में जो पात्र आते हैं इन्हें वो राजसभा के दृश्य में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। इससे उनका काम जो है सरल हो